हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चली होगी। आज के सेशन में हम पोइट्री सेक्शन, ड्रामा सेक्शन और प्रोज सेक्शन तीनों सेक्शंस से कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड आप समझ सकते हैं और ये उम्मीद रख सकते हैं कि शायद कुछ एक क्वेश्चन इससे आपको पेपर में देखने को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इट सेज एग्जामाइन करिए पोप्स यूज ऑफ सुपरनेचुरल मशीनरी in the rape of the lock. How does it contribute to the poem's mock heroic style and satirical purpose? करें कि आप ये बता दीजिए कि पोप ने किस तरह से सुपरनेचुरल मशीनरी का यूज़ किया है रेप ऑफ द लॉक में। ठीक है, और जो यूज़ ऑफ सुपरनेचुरल मशीनरी है इसने क्या योगदान दिया है पोएम के मॉक हेरोइक एपिक स्टाइल और सटायरिकल पर्पस को पूरा करने में। ठीक है, चलिए देखेंगे आंसर। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ पोप्स द रेप ऑफ द लॉक इज हिज यूज ऑफ सुपरनेचुरल मशीनरी। करें कि जो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स है, सबसे ज़बरदस्त गुणों में से जो एक गुण है पोप के द रेप ऑफ द लॉक का, वो क्या है? यूज़ ऑफ सुपरनेचुरल मशीनरी, कि उन्होंने अपने इस मॉक एपिक में सुपरनेचुरल मशीनरी का यूज़ किया है। बारोड फ्रॉम क्लासिकल एपिक, जिसे उन्होंने क्लासिकल एपिक से उधार लिया है, यानी वहाँ से इन्होंने लिया है, ऐसा कह दीजिए। बट ट्रांसफॉर्म्ड फॉर मॉक हेरोइक सटायर, लेकिन इसे उन्होंने अपने हिसाब से मॉक हेरोइक सटायर में यूज़ करने के लिए ट्रांसफॉर्म भी किया है। इन एडिशनल एपिक्स लाइक होमर्स इलियड और वर्जिल्स एनियड, गॉड्स एंड गॉडेसेस इंटरवीन इन ह्यूमन अफेयर्स। करें कि आप देखेंगे कि जैसे होमर का इलियड है या वर्जिल का होमर का इलियड और वर्जिल का जो वर्क है एनियड, गॉड एंड गॉडेसेस, इनमें जो देवता और देवियां हैं ना, वो क्या करते हैं? इंटरवीन करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं इन ह्यूमन अफेयर्स, इंसानों के कामों में। पोप पैरोडीज दिस कन्वेंशन, पोप ने इस कन्वेंशन, इस परंपरा की भी पैरोडी करी है बाय इंट्रोड्यूसिंग सिल्फ्स, जीनोम्स, निम्स एंड सैलामेंडर्स। ये सिल्फ हैं, आपके जीनोम्स हैं, निम्स हैं, सैलामेंडर्स हैं, छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं, कोई देवी देवता नहीं है, तो बस एज अ पैरोडी इन्होंने इसमें यूज़ किया है। ये सारे के सारे क्या हैं? एयरी स्पिरिट्स हैं हु रिप्रेजेंट द ट्रिवियल पैशंस, जो छोटे मोटे जुनून को दर्शाते हैं, एंड वेनिटीज़ ऑफ फैशनेबल सोसाइटी, और फैशनेबल सोसाइटी के घमंड को भी प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिएगा, द चीफ सिल्फ कौन है? ये एरियल अपीयर्स टू बेलिंडा इन अ ड्रीम, बेलिंडा के ख्वाब में आता है ये। वार्निंग हर ऑफ अ डेंजर, उसको एक ख़तरे से आगाह करता है। इकोइंग द प्रोफेटिक विजन्स ऑफ एपिक हीरोज़, इकोइंग, और ये दर्शाता है, ये हमारे सामने पेश करता है द प्रोफेटिक विजन्स ऑफ एपिक हीरोज़, उन एपिक हीरोज़ के प्रोफेटिक विज़न को, यानी जिनको पहले से चीज़ें पता चल जाती थी, उस बात को ये दर्शाता है कि उसी तरह की हीरोज़ में से एक है ये आपकी बेलिंडा, जो कि खैर इसमें तो हीरोइन है। ही मार्शल्स एन आर्मी ऑफ सेल्फ्स टू गार्ड बेलिंडाज ब्यूटी एंड चेस्टिटी, ही मार्शल्स, वो लगा देता है, एन आर्मी, एक सेना, ऑफ सेल्फ की, टू गार्ड बेलिंडाज ब्यूटी, बेलिंडा की खूबसूरती, एंड चेस्टिटी, और उसके मान सम्मान को बचाने के लिए। बट इंस्टीड ऑफ प्रोटेक्टिंग किंगडम्स और नेशंस, करें कि प्रोटेक्टिंग किंगडम्स और नेशंस, राज्यों और साम्राज्यों को प्रोटेक्ट करने के बजाय, दे प्रोटेक्ट हर फैन, इयरिंग्स, पेटीकोट एंड कर्ल्स, वो क्या प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं? ये बड़े हंसी आयरनी है यहाँ पे। वो उसके फैन को, ईयर रिंग्स को, पेटीकोट को एंड कर्ल्स, और उसके कर्ल्स को क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये जो सेना लगाई गई है ना, वो किसी महल या किले की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि उसके शरीर के जो अंग हैं उनकी क्या करने के लिए? सुरक्षा करने के लिए। और उसके मान लीजिए कपड़े ले लीजिए, ईयर रिंग्स ले लीजिए, नेकलेस ले लीजिए, ये सारी चीज़ें वो गार्ड कर रहे हैं बेचारे। दिस कॉमिक इन्वर्जन, ये जो कॉमिक इन्वर्जन है ना, हाईलाइट द फ्रिवॉलिटी ऑफ एरिस्टोक्रेटिक कंसर्न्स, ये एरिस्टोक्रेटिक अमीर तबके की फ्रिवॉलिटी को दर्शाता है। फ्रिवॉलिटी मतलब छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़ी बड़ी टेंशन लेना और उसे जो है अपने मान सम्मान तक ले जाना, वही दिखाई है इसमें कि एक बालों की एक लट काट ली जाती है और उस पर बेलिंडा जो है हंगामा कर देती है बुरी तरह से।
अच्छा आगे देखेंगे, द मशीनरी ऑल्सो रिवील्स द फ्रिजिलिटी ऑफ फीमेल ऑनर। और ये जो मशीनरी है, ये जो सुपर नेचुरल मशीनरी है, सेल्फ हैं, निम्स हैं, जीनोम्स हैं, ये सारे फ्रिजिलिटी ऑफ फीमेल ऑनर, एक स्त्री के सम्मान की नाजुक होने को भी दिखाते हैं, नाजुक स्थिति को भी दिखाते हैं, कितनी जल्दी किसी महिला की इज्जत या सम्मान को ठेस पहुंच सकती है ना। सिल्फ सो इंस्पायर वुमेन टू फ्लर्ट येट प्रिजर्व चेस्टिटी। सिल्फ क्या करते हैं, इंस्पायर वुमेन, वो औरतों को इंस्पायर करते हैं टू फ्लर्ट, की वो फ्लर्ट करें, येट प्रिजर्व चेस्टिटी, फिर भी अपना मान सम्मान बनाए रखें। अंडर स्कोरिंग द प्रिकेरियस सोशल पोजीशन ऑफ वुमेन एट कोर्ट। अंडर स्कोरिंग, और ये अंडर स्कोर कर रहे होते हैं द प्रिकेरियस सोशल पोजीशन ऑफ वुमेन, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को, एट कोर्ट, कोर्ट में, दरबार में। When Ariel senses Belinda's attraction to a mortal, जब एरियल को बेलिंडा लगती है कि वो किसी को चाहने लगी है या उसकी तरफ आकर्षित हो रही है, तो हिज पावर्स वैनिश, उसकी जो शक्तियां हैं वो क्या होती हैं, गायब हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। अलाउइंग द बैरन टू कट द लॉक, और उसी टाइम क्या होता है कि जो बैरन है वो बेलिंडा के सर बालों से एक लट काट लेता है। एन आयरेनिक डिफीट फॉर द सुपरनेचुरल होस्ट, और ये एक बड़ी ही आयरेनिक या मजाकिया हार बन जाती है फॉर द सुपरनेचुरल होस्ट, इस दैवीय मेहमान के लिए, मेहमान नवाज के लिए, सॉरी। 10 इस प्रकार से पोप्स मॉक हीरोइक मशीनरी, जो पोप की मॉक हीरोइक मशीनरी है, नॉट ओनली सस्टेन्स द कॉमिक ग्रेंड्योर, वो सिर्फ कॉमिक ग्रेंड्योर को यानी हंसी मजाक को सिर्फ बनाए नहीं रखती है ऑफ द पोएम, इस पोएम के, बट ऑल्सो डीपेंस, ये गहरा भी बनाती है इट्स सटायरिकल पर्पस, इसके हास्यात्मक उद्देश्य को। एक्सपोजिंग, एक्सपोज करते हुए क्या, वैनिटी, घमंड को, और सुपरफिशियलिटी, दिखावे को, एंड हलाव हीरोइज्म, और खाली फुकट की बहादुरी को, ऑफ 18th सेंचुरी एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी, 18वीं शताब्दी के अमीर तबके की। यानी ये जो आपके सुपरनेचुरल मशीनरी दिखाई गई है ना, ये सिर्फ क्या नहीं करते हैं, एक बार देख लीजिए फिर से, ये सिर्फ उस कॉमिक सिचुएशन को नहीं बनाए रखते हैं पोएम के, बल्कि ये और हमें क्या क्या दिखाते हैं कि जो एक्सपोज करते हैं घमंड को, सोसाइटी के उस समय की, सुपरफिशियलिटी, दिखावे को, हेलाउ हीरोइज्म, और बेकार के या बेतुके खाली कह दीजिए बहादुरी को दिखाते हैं उस 18वीं शताब्दी के अमीर तबके की। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द मेजर थीम्स एक्सप्लोर्ड इन ला बैलेड एम सन्स मर्सी। जॉन कीट्स की बड़ी मशहूर ये एक बैलेड है जिसमें पूछा है कि इसकी थीम क्या क्या यूज़ करी है, इसमें कौन कौन सी थीम है जो कीट्स ने यूज़ करी है। चलिए बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। ला बैलेड एम सन्स मर्सी इज़ अ बैलेड, एक बैलेड है रिटन बाय जॉन कीट्स, जिसे जॉन कीट्स ने लिखा था कब, 1819 में। और उस 1819 के लिए एक बात और आप ध्यान रख सकते हैं कि ये जॉन कीट्स की ज़िंदगी का सबसे सफल साल था, जिसमें इन्होंने 5-6 ओड लिखी थी, जिनमें से ग्रेशियन अर्न भी है जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, चलिए। इट टेल्स द हॉन्टिंग स्टोरी ऑफ अ नाइट, ये जो बैलेड है ये एक हॉन्टिंग स्टोरी, डरावनी कहानी को बताती है कि नाइट, एक सामंत या राजा के, एन्चेंटेड, जिस पर जादू किया गया है, अबंडन, और पर छोड़ दिया गया है, बाय मिस्टीरियस, एक रहस्यमय, मर्सीलेस, और निर्दयी, फेरी लेडी, सुंदर औरत के द्वारा। यानी जो ये नाइट था ये जंगल से गुजर रहा था, इसको एक स्त्री मिलती है, इस पर वो अपना प्रभाव डालती है, उसको अपने वश में कर लेती है, उसके साथ कुछ पल बिताती है, और उसको फिर अपनी गुफा में ले जाती है, वहाँ उसे तरह तरह के खान पान खिलाती पिलाती है, और उसको वहाँ पर सुला करके गायब हो जाती है। बस अब ये परेशान टहल रहा है बेचारा अकेले, वो ढूंढ रहा है उसी को। द बैलेड एम्बॉडीज थीम्स ऑफ लव, ये जो बैलेड है प्रदर्शित करती कौन कौन सी थीम, प्यार की थीम को, सुंदरता की थीम को, सारो दुख की थीम को, डेथ, मृत्यु की थीम को, इल्यूजन, भ्रम की थीम को, एंड डिस्पेयर, और निराशा की थीम को। At its core, the ballad portrays the destructive power of unrequited love and supernatural enchantment. At its core करेंगे, जब आप इसको बहुत गहनता से पढ़ेंगे ना, तो आपको इसके
भीतर जो चीज़ नज़र आएगी ना इस बैलेड में, वो ये नज़र आएगी, ये जो बैलेड है पोर्ट्रे करती है डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी पावर शक्ति को ऑफ अनरिक्वेटेड लव, एक अनियंत्रित प्यार की विनाशकारी शक्ति को, और सुपरनेचुरल इंचेंटमेंट और दैवीय जादू टोने की विनाशकारी शक्ति को दिखाती है ये पोएम। यानी ये दोनों चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। बाकी तो और भी चीज़ें जो दिखी हैं कि ब्यूटी है, सारो है, डेथ है, इल्यूजन है, ये सब ऊपर की चीज़ें, अंदर ये दो चीज़ें मिलेंगी आपको। द नाइट एट आर्म्स वंस स्ट्रॉन्ग एंड नोबल, ये जो नाइट एट आर्म्स है, जो शस्त्रों से सुसज्जित सामंत या राजा है, वंस कभी हुआ करता था बड़ा मजबूत और विद्वान, इज रिड्यूस्ड टू अ फिगर, अब वो ऐसे फिगर में बदल गया है, एक ऐसे प्राणी में बदल गया है जो अलॉन एंड पेलली लोटरिंग, जो अकेला और पीला पड़ा हुआ यहाँ वहाँ भटक रहा है। सिम्बलाइजिंग हार्ट ब्रेक एंड इमोशनल डीके, जो सिम्बलाइज करता है हार्ट ब्रेक, दिल के टूट जाने को, और इमोशनल डीके, और भाव को, अपनी भावनाओं के ख़त्म हो जाने को। सेंट्रल थीम, जो सेंट्रल थीम है, इज इल्यूजन, इल्यूजन है, भ्रम है, वर्सेस रियलिटी। ये दोनों ध्यान रखिएगा कि भ्रम वर्सेस वास्तविकता, ये एक और सेंट्रल थीम है इसकी। द नाइट इज सेड्यूस्ड बाय अ लेडीज ब्यूटी एंड सॉन्ग, वो जो सामंत था उसे एक औरत के गीत के द्वारा और उसकी सुंदरता के द्वारा सेड्यूस किया गया, पहले अपने वश में किया गया। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल लंबे लंबे थे। हर फुट वाज लॉन्ग, और वो बड़े निराले अंदाज से चलती थी। एंड हर आइज वर वाइल्ड, और उसकी जो आंखें थी ना बड़ी मदहोश करने वाली थी। ही बिलीव्स हर लव इज जेन्युइन, और वो जो सामंत था वो मानता था कि उसका प्यार बिल्कुल जेन्युइन है। व्हेन शी विस्पर्स, जब उसने उसके कान में कहा, आई लव द ट्रू, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, बस इतना सुन के पागल हो गया बेचारा। अब जब वो मानने लगा था कि ये मुझसे प्यार करती है, मैं और सपने भी संजोने लगा होगा कि पत्नी बनाऊंगा, अपने साथ रखूंगा, तमाम चीज़ें, और जब इसको छोड़ के जाती है तो बस वो पगला हो गया बेचारा। येट दिस टर्न्स आउट टू बी एन इल्यूजन, ये बात क्या साबित होती है, भ्रम साबित होती है। एज ही अवेकेंस अबंडंट, जब ये उठता है, कहाँ पर उठता है अभी आपको बताया कि इसको पहले तो गाना सुनाती है, इसके साथ टहलती घूमती है, फिर उसको अपने साथ गुफा में ले जाती है, वहाँ इसको खान पान खिलाती पिलाती है। मन्ना ड्यू शब्द का यूज़ किया है इसमें। दैवी मदिरा पान कराती है, इसको सुला देती है, और फिर वहाँ से गायब हो जाती है। अब कह रहे हैं कि एज ही अवेकेंस, जब वो इस नींद से जागता है उस गुफा में, ऑन द कोल्ड हिल साइड, तो अपने आप को वो यहाँ पाता है। सोया तो गुफा में था, मिलता बाहर है। यहाँ तक तो सेंस यही है इसका। द लेडी एम्बॉडीज द आर्केटिपल फेमेन फैटल, अच्छा ये जो स्त्री है ना, ये असल में एक औरतों की फेमे फैटल, यानी एक निर्दयी, क्या कहिए, फैसले को, या उनकी प्रकृति को दिखाती है। हुज एल्योर लीड्स मैन टू डिस्ट्रक्शन, जिसका एल्योर, जिसका आकर्षण लीड्स ले जाता है मैन लोगों को टू डिस्ट्रक्शन, किधर, विनाश की तरफ। अच्छा आगे देखिएगा। कीट्स ऑल्सो एम्फोसाइज, कीट्स एम्फोसाइज करते हैं एक और बात पर, डेथ पर, मृत्यु पर, एंड डेसोलेशन, और अलगाव पर। द नाइट्स ड्रीम ऑफ पेल किंग्स, जो राजा अपने सपने में किन को देखता है, पेल किंग्स एंड प्रिंसेस, यानी पीले पड़े हुए राजाओं को, राजकुमारों को। पेल वॉरियर्स, पीले पड़े हुए योद्धाओं को, यानी सारे मर चुके हैं, ये कहने का मतलब है। डेथ पेल वर दे ऑल, वो सारे के सारे वैसे ही पीले थे जैसे मृत्यु के बाद आदमी पीला पड़ जाता है। सजेस्ट, सो ये सजेस्ट करता है दैट कि अदर्स हैव सफर्ड द सेम फेट, कि जो भी इसने, जिनको भी सपने में देखा है, उन्होंने भी इसी का सामना किया है। रेनफोर्सिंग द यूनिवर्सैलिटी ऑफ डेस्पेयर, रेनफोर्सिंग, और ये फिर रेनफोर्स करती है, हमें मानने पर बाध्य करती है, द यूनिवर्सैलिटी ऑफ डेस्पेयर, निराशा की इस यूनिवर्सैलिटी को, कि हर तरफ निराशा ही निराशा है और कुछ नहीं है। द रिपीटेड इमेज ऑफ पेलनेस, और ये मृत्यु की जो बार बार इमेज रिपीट की गई है। रिफ्लेक्स, ये रिफ्लेक्ट करती है लाइफलेसनेस, और फोर शेडोइंग द नाइट्स मेटाफोरिकल डेथ इन लाइफ, और क्या शो करती है, फोर शेडोइंग, परछाई हमारे सामने पेश कर देती है, किस बात की, उस नाइट की, मेटाफोरिकल डेथ को इन लाइफ, उसके जीवन में ही। यानी ये जो बार बार पीलेपन का जिक्र किया गया कि वो जो राजा थे, राजकुमार थे, जो योद्धा थे, वो सारे के सारे मृत्यु के समान पीले थे, तो ये जो बात है ना, ये लाइफलेसनेस को, है ना,
यानी कहिए कि मृत्यु को ही होगा, लाइफलेसनेस है, ठीक है। और उस नाइट की असल में मृत्यु को दर्शाने लगता है या दर्शाता है। अनदर इम्पॉर्टेंट थीम, दूसरी इम्पॉर्टेंट थीम क्या है? लोनलीनेस है, अकेलापन। द नाइट इज कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमन कंपेनियनशिप, वो जो नाइट है वो ह्यूमन कंपेनियनशिप से काट दिया जाता है, यानी वो अपने दोस्तों से अलग हो जाता है, बिखर जाता है। ट्रैप्ड इन एंडलेस सारो, और वो फंस जाता है एक कभी ना ख़त्म होने वाले दुख में। द बैरन नेचुरल इमेजरी, और वो जो बैरन नेचुरल इमेजरी है, बंजर प्राकृतिक इमेजरी। द सेज हैज़ विदर्ड, जिसमें कहा जाता है कि बसंत तो जा चुकी फ्रॉम द लेक, इस घाटी से। एंड नो बर्ड्स सिंग, अब यहाँ चिड़ियाँ भी नहीं गाती हैं। मिरर्स हिज इनर एम्प्टीनेस, ये उसके खालीपन को शो करता है, ठीक है। अल्टीमेटली द पोएम एक्सप्लोर्स द फैटल टेंशन, ये जो पोएम है ये एक फैटल घातक टेंशन को एक्सप्लोर करती है बिटवीन डिज़ायर एंड डिस्ट्रक्शन, डिज़ायर इच्छा और विनाश के बीच में। लव अपीयर्स इंचेंटिंग, जो प्यार है वो जादू सा नज़र आता है, बट बिकम्स अ कर्स, लेकिन वो बाद में अभिशाप बन जाता है। लिविंग द नाइट इन परपेचुअल आइसोलेशन, जो उस सामंत को एक अजीब तरह के या विचित्र आइसोलेशन अलगाव में छोड़ जाता है। हॉन्टेड बाय मेमोरी एंड लॉस, अब वो बेचारा हॉन्टेड है, भटक रहा है, परेशान है। उसको सपने में आके राजा राजकुमार योद्धा डरा रहे हैं और उसको भी अपनी वही पुरानी यादें आ रही हैं और अपने नुकसान की बात वो बार बार ध्यान कर रहा है। यादें कौन सी? जो पल उसने उसके साथ बिताए थे। वो नुकसान क्या? उस स्त्री का, औरत का चले जाना, जो कहती थी कि आई लव द ट्रू, मैं तुम्हें सच्चा प्यार करती हूँ। बस इन्हीं 3-4 शब्दों से बेचारा पागल हो गया था वो। ठीक है भाई, तो ये देखिए पोइट्री का सेक्शन हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो है हमारे ड्रामा सेक्शन से। एंड द क्वेश्चन इज, हाउ डज डिसगाइज्ड एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी ड्राइव द प्लॉट ऑफ ट्वेल्थ नाइट। कह कि किस तरह से डिसगाइज, भेष बदलना, एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी, और मिस्टेकन जो आइडेंटिटी है, जो लोगों की पहचान है जो कि असली नहीं है, ड्राइव द प्लॉट ऑफ ट्वेल्थ नाइट, वो किस तरह से ट्वेल्थ नाइट के प्लॉट को आगे लेकर के जाती है। तो देखिएगा, ये शेक्सपियर का ही कॉमेडीज़ में से एक है, बहुत ज़बरदस्त कॉमेडी है, पढ़िएगा मज़ा आ जाएगा आपको। इन ट्वेल्थ नाइट में डिसगाइज, भेष बदलना, मिस्टेकन आइडेंटिटी और धोखेधड़ी वाली पहचान, आर द इंजन्स ऑफ बोथ कॉमेडी एंड रेजोल्यूशन, ये कॉमेडी और रेजोल्यूशन यानी हल दोनों के लिए इंजन का काम करती है, यानी इसी के सहारे पूरी कहानी चलती है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्गाइज, सबसे महत्वपूर्ण जो भेष का बदलना है, इज वोयलाज ट्रांसफॉर्मेशन एंड टू सिसेरियो, वो वोयला का भेष बदलना है सिसेरियो के रूप में। विच इमीडिएटली सेट्स इन मोशन द सेंट्रल कन्फ्लिक्ट, जो बहुत ही जल्द सेंट्रल मुख्य संघर्ष को गति प्रदान कर देता है, यानी मुख्य प्लॉट इसी से शुरू होता है। बाई अडॉप्टिंग सच डिस्गाइज, इस तरह के डिस्गाइज को पेश करके या अडॉप्ट करके, एज हैप्पीली शैल बिकम द फॉर्म ऑफ माई इंटेंट, एक्ट फर्स्ट, ठीक है। तो अडॉप्टिंग सच डिस्गाइज एज हैप्पीली शैल बिकम द फॉर्म ऑफ माई इंटेंट, करें कि शायद ये जो भेष बदलना है यही मेरे इरादे के रूप को ले ले, ये अर्थ हो सकता है इसका। ये लाइन आपकी ट्वेल्थ नाइट से ही ली गई है। वोयला नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स हर सेल्फ, वोयला सिर्फ अपने आप को ही नहीं बचाती, ये वोयला ही कहती है, यहाँ से आप समझ सकते हैं जब वो भेष बदलती है और वो कहती है कि शायद मैं ये भेष बदल कर यहाँ पर आसानी से रह पाऊँगी और मेरे इरादे जो हैं वो इसके पीछे छिप जाएंगे, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो वोयला नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स हर सेल्फ, वो सिर्फ अपने आप को नहीं बचाती है। इन इलीरिया, जब इलीरिया पहुंचती है, इलीरिया कैसे पहुंचती है? उनका जो शिप था जिसमें ये थी, इसका भाई था और एक कप्तान था, वो उसी शिप में थे और वो शिपरैक हो जाता है कहाँ? इलीरिया के तट पर। ये इस तरह से वहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या है? वो सिर्फ अपने आप को बचाती नहीं, बट ऑल्सो इंटर्स ड्यूक्स और सीनो सर्विस, वो किसी तरह से ड्यूक और सीनो के सर्विस सेवा में भी पहुँच जाती है। ये वही ड्यूक है जो ओलिविया से प्यार करता है, शायद देखेंगे आगे। दिस डिस्गाइज क्रिएट्स द फेमस लव ट्राइंगल, और यही डिस्गाइज, यही भेष बदलना उस फेमस लव ट्राइंगल को क्रिएट करता है। वोयला लव्स सिसेरियो, वोयला जो और सीनो से प्यार करती है, सॉरी, और सीनो लव्स ओलिविया, हाँ ठीक तो है,
हम मॉलवेलियो कह रहे थे, ओलिविया है। और सीनो किसको, ओलिविया को प्यार करता है। एंड ओलिविया फॉल्स पैशनेटली फॉर सेसेरियो, और जो ओलिविया है वो सेसेरियो पर पागल हो जाती है, जो कि असल में वोइला थी। शेक्सपियर यूजेस दिस, शेक्सपियर ने इसका यूज़ किया है टू जनरेट कॉमिक कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए। हंस हंस के पागल हो जाइए बात समझ में ना आने की। वाइल ऑल्सो प्रोबिंग डीपर क्वेश्चंस, जबकि वो और डीपर गहरे क्वेश्चंस को प्रोब करते हैं अबाउट जेंडर, जेंडर के बारे में भी, अट्रैक्शन आकर्षण के बारे में, एंड आइडेंटिटी और पहचान के बारे में। यानी सिर्फ वो कॉमिक कन्फ्यूज़न ही नहीं ये भेस बदलना दिखाता है, बल्कि ये सारी चीज़ें जिसमें जेंडर भी है, अट्रैक्शन भी है और आइडेंटिटी भी है। मिस्टेकन आइडेंटिटी देखिए किस तरह से काम करती है। बिकम्स इवन मोर पाइवोटल विथ द अराइवल ऑफ सेबास्टियन। मिस्टेकन आइडेंटिटी और ख़तरनाक हो जाती है कब, जब सेबास्टियन आ जाता है सीन में। वोइलाज ट्विन, जो कि वोइला का ट्विन ब्रदर है, ठीक है। ओलिविया मिस्टेक्स सेबेस्टियन फॉर सेसेरियो, ओलिविया समझती है कि ये सेसेरियो है, सेबेस्टियन को समझ लेती है। एंड इम्पल्सिवली मैरीज हिम, और उससे शादी भी कर लेती है तुरंत। वाइल ऑर्सिनो बिलीव्स सेसेरियो हैज़ बिट्रेड हिम, जबकि उसको लगता है कि तो इस सेसेरियो ने मुझे धोखा दे दिया है, मतलब मैं भेजता था अपने पत्र लेकर के और ये तो अपनी कहानी ले चल रहा है आगे। दीज केओटिक मिस रिकग्निशंस, ये जो मिस रिकग्निशन थी ना, पहचान न पाना था, मिरर द फेस्टिव डिसऑर्डर, ये उस फेस्टिव डिसऑर्डर को मिरर करता है ऑफ द ट्वेल्थ नाइट के हॉलीडे को। वेयर, जहाँ पर ट्रेडिशनल रोल्स आर इन्वर्टेड, जहाँ पर ट्रेडिशनल परंपरागत रोल जो है वो धरे जाते थे, यानी लोग भेष बदलते थे। फेबियन इवन विंग्स एट द एब्सर्डिटी, और जो फेबियन है वो विंग्स में लगभग वो बस खो ही गया था पूरी तरह से इस विचित्रपन में। सेइंग, और वो कहने लगा, इफ़ दिस वर प्लेड अपॉन, अगर इसे प्लेड अपॉन स्टेज ना हो, इसे अगर अभी जो है क्या किया जाए, स्टेज पर प्ले किया जाए, तो आई कुड कंडेम इट एज एन इम्प्रोबेबल फिक्शन, मैं इसे एक इम्प्रोबेबल अनुचित फिक्शन के तौर पर कंडेम करूँगा। एक्ट 3 सीन 4 है, ठीक है। ये खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप खाली इसकी जो मेन बातें मिस्टेकन आइडेंटिटी की हैं उसको ध्यान रखिए, किसको कौन क्या समझ रहा था, किसने किसका रूप धरा हुआ था और उससे क्या कन्फ्यूज़न हुआ था, ये चीज़। बियॉन्ड प्लॉट मैकेनिक्स के ऊपर चलिए तो डिस्गाइज फोर्सेस कैरेक्टर्स, जो डिस्गाइज है, जो भेष बदलना है, वो कैरेक्टर्स को फोर्स करता है टू कन्फ्रंट हिडन ट्रूथ्स, कि वो छिपे हुए सच को जाने, उसका सामना करें। वॉयलाज कंसीलमेंट, जो वोइला का कंसीलमेंट था, भेष बदलना, अपने आप को छिपाना, अलाउज हर टू एक्सप्लोर लव इनडायरेक्टली, उसे प्यार के सामने ला करके खड़ा कर देता है। यानी इस भेष बदलने के बाद वो जो है आसीनों की तरफ क्या होती है, अट्रैक्ट हो जाती है। इनडायरेक्टली ही कहिए कि मतलब उस इरादे से तो गई नहीं थी वहाँ, सिर्फ इस इरादे से गई थी कि काम भी हो जाएगा, खाने पीने का भी जुगाड़ हो जाएगा और सेफ भी रहूँगी, लेकिन वो इनडायरेक्टली उसके प्यार में पड़ जाती है। एज व्हेन शी हिंट्स टू ऑर्सिनो, जब वो हिंट देती है किसको, ऑर्सिनो को, कि शी नेवर टोल्ड हर लव, उसने अपना प्यार कभी नहीं बताया, बट लेकिन लेट कंसीलमेंट लाइक अ वॉर्म द बट, कि जो मेरा छिपाना है इसे ही उस कली में छिपे हुए कहिए कि परवाना बन जाने दीजिए। फीड ऑन हर डेमास्क चीक्स, जो उसके डेमास्क चीक पर जीवित है, जिंदा रहता है। अच्छा है। अल्टीमेटली आप देखिएगा तो द रेवोल्यूशन ऑफ ट्रू आइडेंटिटीज़, जब सब की आइडेंटिटीज़ पहचान खुल जाती हैं, रीस्टोर्स ऑर्डर, फिर से सारी व्यवस्था रिस्टोर हो जाती है। पेयरिंग वोइला विथ ऑर्सिनो, और किसके किसके जोड़े बन जाते हैं, वोइला ऑर्सिनो के साथ, ओलिविया सेबास्टियन के साथ, ठीक। शेक्सपियर फॉलोज हाउ डिस्गाइज एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी क्रिएट डिसऑर्डर, शेक्सपियर इस बात को दिखाते हैं कि किस तरह से भेष का बदलना, बहरूपिया बनना और मिस्टेकन आइडेंटिटी, गलत पहचान क्या हो, क्रिएट डिसऑर्डर क्या कर सकती है, ये अव्यवस्था पैदा कर सकती है। येट ऑल्सो, उसके साथ ये भी दिखाते हैं, इनेबल सेल्फ डिस्कवरी, कि लोग खुद को पहचानते हैं फिर इसके बाद, एंड रिकॉन्सिलिएशन, और बिछड़े हुए मिल भी जाते हैं। ब्लेंडिंग लाफ्टर विथ इंसाइट, इस तरह से वो एक मजाक को, एक हंसी मजाक की बात को विथ इंसाइट, अपनी सूक्ष्म दृष्टि से और कामयाब बना देते हैं और हमें सबक देने वाला बना देते हैं, ऐसा कहिए।
ठीक है, क्वेश्चन थर्ड हो गया भाई। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बारी है, जो कि आपके प्रोज नॉवल सेक्शन से है। And the fourth and last question, and it says, what is the significance of the novel's title Things Fall Apart? Things Fall Apart के टाइटल का significance क्या है, तो देखेंगे। द टाइटल थिंग्स फॉल अपार्ट किसने लिखी है? चिनुआ अचेबे ने। बहुत ही शानदार वर्क है उनका। कम्स फ्रॉम W.B. यीट्स पोएम। लेकिन ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो टाइटल है ये W.B. यीट्स की सेकेंड कमिंग से लिया गया है, जहाँ पर वो कहते हैं थिंग्स फॉल अपार्ट, सेंटर कैन नॉट होल्ड, ओनली एनार्की लूज अपॉन द वर्ल्ड। ये दो लाइन्स हैं, बहुत ज़बरदस्त द सेकेंड कमिंग की लाइन से, उसी से चिनुआ अचेबे ने अपना टाइटल लिया है। ठीक है भाई। अचेबे चूजेज इट टू सिम्बलाइज द ब्रेक डाउन ऑफ इग्बो सोसाइटी। अचेबे ने इसको चुना था, क्यों? सिम्बलाइज करने के लिए, प्रतीक को या प्रतीकात्मक रूप से पेश करने के लिए, द ब्रेक डाउन ऑफ इग्बू सोसाइटी, इग्बू सोसाइटी के बर्बादी को, विनाश को दिखाने के लिए, अंडर कॉलोनियल इन्फ्लुएंस, उपनिवेशवाद के प्रभाव के वजह से। करेंगे अचेबे ने इस टाइटल को इसलिए लिया है ताकि वो ये दिखा सकें दुनिया को कि कैसे उपनिवेशवाद के असर से उनकी सोसाइटी, उनकी संस्कृति या इग्बो संस्कृति जो है वो ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई। इन द नॉवल, इस नॉवल में, अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखिए, जो थिंग्स फॉल अपार्ट है ये इनका पहला नॉवल है। ये क्वेश्चन आया था LT ग्रेड प्री में आपके, ये भी काम आ सकता है आपके लिखने में। इन द नॉवल द सेंटर रिफर्स टू द ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड यूनिटी ऑफ यूमोफिया। द सेंटर जो मुख्य बात या प्लॉट है, रिफर्स नहीं, जो सेंटर है, जो मतलब इस कहानी का जो मेन स्थान है वो क्या है? रिफर्स टू द ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड यूनिटी ऑफ यूमोफिया। वो उस जगह को दर्शाता है जहाँ पर यूमोफिया है, एक कबीला मान लीजिए, और इसकी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, परंपरागत जो इनकी मान्यताएं हैं, और जो एकता है, ये वो सेंटर है इसका। ठीक है। These values include kinship, respect for the gods, communal justice and rituals। करेंगे these values, इन मान्यताओं में क्या क्या है देखिए। kinship है, मतलब सरदार होना। respect, सम्मान है। for the gods, देवताओं के लिए। communal justice, सामाजिक न्याय है। and rituals, और प्रथाओं के प्रति अपना मान सम्मान है। that bind the people together, जो लोगों को आपस में जोड़े रखता है। बट लेकिन विथ द अराइवल ऑफ मिशनरीज, मिशनरियों के आने के बाद, एंड कॉलोनियल रूलर्स के आने के बाद, दीज फाउंडेशंस बिगिन टू कोलैप्स। ये जो फाउंडेशंस थी, जो नींव थी, ये कोलैप्स करना शुरू कर देती हैं, यानी ढहना शुरू हो जाती हैं। वन ऑफ द मोस्ट सिम्बॉलिक मूवमेंट्स, सबसे महत्वपूर्ण सिम्बॉलिक प्रतीकात्मक पलों में से एक वो पल है वहेन जब ओबिएरिका सेज, ओबिएरिका कहता है, ही हैज़ पुट अ नाइफ ऑन द थिंग्स, उसने, दैट हेल्ड अस टुगेदर एंड वी हैव फॉलन अपार्ट। ही हैज़ पुट अ नाइफ ऑन द थिंग्स, उसने उन सारी चीज़ों को अपने चाकू से काट दिया है। ठीक है, ये मतलब निकाल लेंगे। दैट हेल्ड अस टुगेदर, जो हमें साथ रखता था, एंड वी हैव फॉलन अपार्ट, और इसलिए हम यहाँ वहाँ बिखर गए। हेयर द नाइफ, जो नाइफ है ना, इज़ द न्यू रिलीजन, नया धर्म है। एंड पॉलिटिकल सिस्टम, और वो राजनीतिक प्रणाली है, सिस्टम है, दैट डिवाइड्स फैमिली, जिसने परिवारों को बांट दिया। एंड क्लैंस, और कबीलों को बांट दिया। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ओकोंक्वाज ओन सन, जो ओकोंक्वा का खुद का बेटा था ना, नवोए। ओकोंक्वा कौन है? ये बड़ा ही ज़बरदस्त एक नौजवान है, ठीक ठाक बॉडी बिल्डर है, खूब अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता है। इसके जो पिता थे, यूनो का नाम था शायद उनका, तो उनको, वो कमज़ोर थे और लोगों के ऋण तले, कहिए कि कर्ज तले दबे रहते थे, तो उनसे ये अलग थोड़ा सा बनता है। अब जब ओकोंक्वा के बेटे की बात आती है, नवोय की, तो उसके बारे में वो सोचता रहता है कि कहीं ये मेरे बाप की तरह ना हो जाए। तो यही उसका बेटा अबंडेंस इग्बो कस्टम्स, वो अपने इग्बो कस्टम्स को छोड़ देता है और क्रिश्चियन बन जाता है। सिम्बलाइजिंग जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट, और ये फिर पीढ़ीगत कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष को दिखाने लगता है। द टाइटल, और जो टाइटल है, ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स, ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि ओकोंक्वाज पर्सनल डाउनफॉल, जो ओकोंक्वा का पर्सनल डाउनफॉल है। पर्सनल डाउनफॉल होता कैसे? एक कहिए कि मूवमेंट या आंदोलन के दौरान जब कॉलोनियल पावर इनको मारना पीटना शुरू कर देते हैं,
इसके कबीले वालों को, तो ये को जो है टांग देता है, मतलब मार देता है जान से। कौन? ओकोंको। इस ये सोच के मारता है कि इसके कबीले वाले साथ देंगे, लेकिन होता क्या है कि वो सारे पीछे हट जाते हैं और ये अकेला पड़ जाता है अफसोस की वजह से, और दुखी होकर के ये अपनी जान दे देता है, मतलब सुसाइड कर लेता है। तो ये उसका डाउनफॉल है। हिज आइडेंटिटी इज बिल्ट ऑन स्ट्रेंथ। उसकी जो पहचान है ना वो शक्ति पर, ताकत पर, मैस्कुलिनिटी, मर्दानेपन पर, एंड लॉयल्टी और वफादारी पर बनी है टू ट्रेडिशन, अपनी परंपराओं के प्रति। बट एज हिज सोसाइटी चेंजेस, लेकिन जैसे ही उसका समाज बदलता है, हिज रिजिड वर्ल्ड व्यू, उसका जो एक दृढ़ दृष्टिकोण था दुनिया के प्रति, बिकम्स आउटडेटेड, वो पुराना हो जाता है, यानी वो उन लोगों से पीछे होना शुरू हो जाता है, ऐसा कह दीजिए। व्हेन द क्लैन रिफ्यूजेस टू फाइट अलोंग साइड हिम, जब उसका कबीला उसके साथ लड़ने से मना कर देता है, अगेंस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट, उपनिवेशवादी सरकार के खिलाफ, ओकोंको रियलाइजेज, तब ओकोंको को रियलाइज़ होता है, क्या रियलाइज़ होता है कि ही हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग। ओकोंको रियलाइजेज ही हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग, उसने सब खो दिया है। हिज ट्रेजिक सुसाइड, उसकी जो ट्रेजिक सुसाइड है, इज़ द अल्टीमेट साइन, वो एक बड़ा अल्टीमेट प्रतीक है, दैट द सेंटर ऑफ दिस वर्ल्ड नो लॉन्गर होल्ड्स, कि अब ये जो सेंटर ऑफ हिज वर्ल्ड, सॉरी, उसकी दुनिया का जो सेंटर है ना, जो केंद्र है, नो लॉन्गर होल्ड्स, अब वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, यानी वो भी बिखर चुका है। बियॉन्ड इग्बो सोसाइटी, इग्बो सोसाइटी के ऊपर आप अगर सोचिए, द टाइटल, ये जो टाइटल है ना, कैरीज अ यूनिवर्सल मीनिंग, इसमें एक यूनिवर्सल मीनिंग भी है। अशेबे सजेस्ट, सो अशेबे ये सजेस्ट करते हैं, हमें बताते हैं दैट कि व्हेन कल्चर्स आर वायलेंटली डिसरप्टेड, जब संस्कृतियों को वायलेंटली, हिंसात्मक रूप से डिसरप्टिव, बर्बाद किया जाता है, तो केओस एंड कोलैप्स आर इनविटेबल, तो फिर क्या होता है? इनएविटेबल, कि जो केओस है ना, अनार्की जो है, कोलैप्स आर इनएविटेबल, फिर इनको आप नहीं टाल सकते। यानी अगर आपने किसी संस्कृति को ही बर्बाद कर दिया तो वो समाज का बचना नामुमकिन है। दस, इस प्रकार से द टाइटल कैप्चर्स बोथ द हिस्टोरिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ इग्बो कल्चर एंड द पर्सनल ट्रेजिडी ऑफ ओकोंको। इस तरह से देखेंगे तो ये टाइटल है कैप्चर्स बोथ, दोनों को कैप्चर करता है, चाहे वो हिस्टोरिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ इग्बो कल्चर हो, यानी इग्बो कल्चर का ऐतिहासिक रूप से डिसइंटीग्रेशन, बिखराव हो, एंड द पर्सनल ट्रेजिडी ऑफ ओकोंको, और चाहे इसके हीरो ओकोंको की पर्सनल ट्रेजिडी हो, ये दोनों को कैप्चर करके हमारे सामने पेश करता है। कौन? इस नॉवेल का टाइटल। थिंग्स फॉल अपार्ट, चीज़ें क्या हो रही हैं? बिखर रही हैं। पहले तो उसका कबीला बिखर जाता है, ठीक है, और जब वो उपनिवेशवादियों के खिलाफ लड़ना चाहता है, एक को मार भी देता है, तो उसका कोई साथ नहीं देता है, तो वो अपने कबीले से खुद बिछड़ जाता है, बिखर जाता है, और फिर सुसाइड कर लेता है, तो दुनिया से ही बेचारा बिछड़ जाता है। ठीक है, तो ये वो चीज़ है जो ये दिखाई है इन्होंने अपने टाइटल के थ्रू, कि जो चीज़ें हैं, थिंग्स फॉल अपार्ट, चीज़ें बिखर रही हैं, और द सेंटर कैन नॉट होल्ड, जो परंपराएं, जो रस्में, जो वैल्यूज़, मान्यताएं इन्हें पकड़े हुई थी ना, उन्होंने इन पर अपनी पकड़ ढीली कर दी, यानी अब वो खुद ख़तरे में है, जो मान्यताएं हैं, जो संस्कृति है, जो परंपराएं हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। इसकी PDF के लिए आपको क्या करना है? आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि डेली आपके लिए एक ऐसा ही वीडियो लाते रहें, ताकि आपका गज़ब सा रिवीजन भी होता जाए, और रिवीजन के साथ साथ क्या होता जाए, आपकी तैयारी भी एकदम बूस्ट होती जाए, और आप एक सीट अपनी पक्की कर लें। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।